हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल। आज हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट 2020 के सीडीपी से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से पिछले कई वर्षों में एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने देखा है प्रश्न पत्रों को, 2011 में भी इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2012 में भी 1-2 प्रश्न शायद पूछे गए थे, 2015 में भी 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। निरंतर ही इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला हमारा क्या है? बाल विकास की अवधारणा, है ना, मतलब इसके बारे में हम जानेंगे। तो बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है? बाल्य विकास का सामान्य अर्थ क्या है? बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या है? बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। अब विकास कई प्रकार के होते हैं। विकास शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, भाषाई होता है तथा धार्मिक इत्यादि और बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो ये विकास की बहुत सारी प्रक्रिया है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? विकास का संबंध गुणात्मक कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं परिमाणात्मक। परिमाणात्मक में क्या आ जाएगा? जैसे लंबाई में वृद्धि, बच्चे की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, वेट में कितना वृद्धि हुआ है, और बहुत सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकें। अब क्या होगा? कोई भी टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो अब बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टीचर कैसे बताएगा? उसका क्या होगा? उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में उस टीचर को क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। उसकी संवेग के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, या उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे बाल विकास का क्या है? परिभाषा, है ना। परिभाषा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने इस बाल विकास को लेकर अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें पहले कौन थे? पहले हमारे कौन थे? स्किनर भाई साहब थे। कौन थे? स्किनर थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का अर्थ क्या है? कि विकास क्या है? क्रम से चलता रहता है। ये नहीं कि आज कुछ हुआ कल कुछ हो जाएगा, ये रेगुलर फॉर्म में चलता है। और ये क्या होता है? मंद गति से, स्लो मोशन में चलता है। मतलब कहने का मतलब स्लो मोशन में ये नहीं कि एकदम बच्चा सुस्त है, वो कहने का मतलब नहीं है। मतलब एक सीक्वेंस के अनुसार चलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे में आज बहुत ज़्यादा विकास दिख रहा है और कल बच्चे का विकास होगा ही नहीं। तो वो कहने का मतलब है कि मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन था? दूसरा हमारा बहुत फेमस भाई साहब थे, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है।
क्या कहा था इन्होंने कि वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो तभी से उसका विकास चलने लग जाता है, या पहले ही विकास होना शुरू हो जाता है, गर्भावस्था में ही विकास होना शुरू हो जाता है। तो जन्म से लेके परिपक्वावस्था तक, जब तक कि बालक परिपक्व ना हो जाए, एक निश्चित आयु तक आके उसे यह समझ नहीं आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें निर्णय लेने की टेंडेंसी विकसित नहीं हो जाती, तब तक के अध्ययन को उन्होंने क्या कहा था कि बाल विकास कहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब हम इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि बाल विकास में कौन कौन से सिद्धांत हैं, है ना, किस किस सिद्धांत पर बाल विकास कार्य करता है। ठीक, तो हमारा इसमें सबसे पहला सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत जैसा नाम से ही दिख रहा है, क्या है, निरंतर। निरंतर मतलब कभी ना रुकने वाली, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कब से, यह सिद्धांत कब से शुरू होती है, माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और कब तक चलती है, यह मृत्यु पर्यंत चलती है, मृत्यु तक चलती है ना। ये इसमें कौन कौन से, इसमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों को संपन्न कर सकते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। क्या होती है, उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप, मतलब वो जैसे बिहेव कर रहे होंगे, जिस वातावरण में पल रहे होंगे, वैसा उनका क्या होता है, विकास होता है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं भी मिलती है। ठीक है, इनमें क्या था, एक थे अपने मनोवैज्ञानिक थे, गेसेल थे। कौन थे, गेसेल। गेसेल ने क्या कहा था, गेसेल ने कहा था कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। क्या कहा था गेसेल ने, गेसेल ने कहा था कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। किसने कहा था, गेसेल ने कहा था। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता का मतलब क्या होता है, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत का मतलब है, यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि मनुष्य जाति की क्या है, सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर आरंभ होती है कि नहीं होती है, होती है। इस तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें एक सीक्वेंस देखने को मिलता है। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत क्या है, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती। जिस भी स्टूडेंट को वृद्धि और विकास में डिफरेंस नहीं पता है तो वो पिछले चैप्टर के वीडियो को देखेंगे, उसमें वृद्धि एवं विकास की गति, वृद्धि और विकास को अलग अलग डिफाइन किया गया है ना। तो इसमें क्या होगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं, विकास की प्रक्रिया क्या है, जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति
हमेशा एक जैसी नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था से के शुरू के वर्षों में यह गति तो क्या होती है, कुछ ज्यादा ही तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद गति से हो जाती है। पूरा किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति क्या होती है, तेज हो जाती है, परंतु अधिक समय तक यह गति भी नहीं बनी रहती। तो वही कहता है कि वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। कहता है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास क्या होता है, सभी दिशाओं में चलता है। अब पहले क्या, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा आग को नहीं पहचानता है, तो वो क्या करता है, आग को छूने की कोशिश करता है ना। और जब वो आग छूने की कोशिश करता है या किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, और जब वह असहज महसूस करता है तो उसे उसमें अंतर महसूस होता है। तब उसको लगता है कि हाँ ये छूने वाला नहीं है, ये छूने वाला है ना। मतलब बच्चे में क्या होता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, है ना। परस्पर संबंध का सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित हैं, है कि नहीं है। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। रखता है कि नहीं रखता है, रखता है। क्यों? मान लेते हैं कि किसी बच्चे का शारीरिक विकास कमजोर है, तो वो क्या होगा, उसका जाहिर सी बात है कि उसका मानसिक विकास भी कमजोर होगा, सामाजिक विकास भी अफेक्टेड होगा, संवेगात्मक भी अफेक्टेड होगा। तो क्या होता है, हर एक क्या है, प्रक्रिया जो है आपस में क्या है, संबंधित रखती है, संबंध रखता है ना। और अब हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। क्या है हमारा नेक्स्ट 7 नंबर है हमारा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है ना। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा पहले देखते होंगे कि हाथ फेंकता है ना, धीरे धीरे उसको पता लगने लग जाता है कि हमारा हाथ कैसे वर्क करता है, फिर वो अपनी उंगलियों से हरकत करने लग जाता है ना। तो ये किसके अंदर आता है, एकीकरण की सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 8वां हमारा सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है ना। विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी बच्चे के वर्तमान स्थिति को देख के, बच्चे के शारीरिक स्थिति को देख के, बच्चे के वर्तमान मानसिक स्थिति को देख के हम यह निर्णय लेते हैं कि बच्चा कितना विकास करेगा, है ना। कितना कहने का सेंस ये है कि बच्चे में विकास की जो प्रक्रिया है किस गति से होगी। तो वही कहने का तात्पर्य है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है ना। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा सिद्धांत कौन सा है, 9th हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत। 9th क्या है हमारा, विकास की दिशा का सिद्धांत। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार
बालक क्या है, सबसे पहले सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है ना, और उसके बाद फिर टांगों को, इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना किसी सहारे के खड़ा हो सकता है। ये सभी सिद्धांत आप छोटे बच्चों को गौर करके देखते होंगे तो ये सभी सिद्धांत वहाँ देखने को मिलेंगे, है ना। इसी प्रकार से हमारा 2-3 सिद्धांत और है। कौन सा है हमारा 10वां सिद्धांत? क्या है? विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन थोड़ा सा क्या है, उसको मोटिवेट कर देना है। मोटिवेट कर दिए तो वो क्या होता है, वो उससे प्रभावी होकर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है ना। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बालक विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। अब इन सिद्धांतों को तो हमने पढ़ लिया, मगर इनका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, इन बातों को हम देखेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है कि बालक के शिक्षा के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। यदि हम किसी बालक के बारे में गहन अध्ययन करके रखते हों या किसी बालक के बारे में हम जानते हों विशेष रूप से, तो क्या होगा, उस बालक को पढ़ाने में हमें क्या होगा, मजा आएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कहता है बालक विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। अभी हमने बहुत सारे सिद्धांतों को देखा, तो हर एक सिद्धांत का क्या है, आयु वर्ग के साथ, एक विशेष आयु वर्ग के साथ उस सिद्धांत का लगाव है कि नहीं है। तो हम उस सिद्धांत को यदि जानेंगे तभी हम जानेंगे ना कि बच्चों में क्या है, सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, किस अवस्था में किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफी हद तक संभव होता है। इस तरह बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप बालक के वर्तमान स्थिति को भली भांति जानेंगे, तभी आप, या उस बालक के बारे में गहन अध्ययन करे हों आप, या उसके बारे में जानते हों, ठीक है ना, कि बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारा क्या है, या सामाजिक स्थिति उसकी कैसी है, वो कैसा सोचता है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी जब हमें होगी तो उसका क्या होगा, हम उसके फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, उसे हम गाइड कर सकते हैं, उसका हम काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बालक विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम बालक की क्या है, रुचियों को जानेंगे कि बालक का लगाव किस ओर है, रुझान किस ओर है, उसकी अभिवृत्तियां क्या हैं, एटीट्यूड क्या है ना, क्षमता क्या है, जब इन सभी पक्षों को हम, किसी बालक के इन सभी पक्षों को जानेंगे तो उसके अनुसार क्या होगा, हम उसको पढ़ाने का एक सीक्वेंस निर्धारित करेंगे, एक समय सारणी का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा, बालक को उचित दिशा देने में, बालक के जीवन को उचित दिशा देने में
हमें क्या होगा, उसके पाठ्यक्रम का एक रूटीन बनाने में मदद मिलेगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान होता है। सारे पॉइंट का कंक्लूजन एक ही है। अभी तक हमने शैक्षिक महत्व में जितने भी पॉइंट को दिखे, 3-4 पॉइंट को देखे, सबका क्या है, कंक्लूजन एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भैया बालक के विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियां, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवंशिकी तथा वातावरण किस सीमा तक, किस रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन में सहायक होती है। अच्छा, हम भी जानते हैं कि बालक को क्या है, जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा माहौल मिलेगा और जैसा उसका क्या होगा, वंशानुक्रम चलता आ रहा होगा, वैसा उसका विकास भी प्रभावित होगा। यदि हम बालक के बारे में, उसके वंशानुक्रम के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में, उसके वातावरण के बारे में विशेष रूप से जानते हो तो बच्चे को क्या होगा, पढ़ाने में एक शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान होगी, सहायता मिलेगी ना। हाँ, अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि बालक विकास को प्रभावित करने वाले भाई कारक कौन कौन से हैं। अभी तक तो हमने शैक्षिक महत्व के बारे में पढ़ लिया, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, अवधारणाओं के बारे में पढ़ लिया। अब बालक का विकास प्रभावित कैसे होता है, तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में, आंतरिक कारक और दूसरा क्या है, बाह्य कारक, है ना। पहला क्या है, आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। 2 रूप में उन्होंने उसको डिफरेंशिएट किया या उसको 2 भाग में विभाजित कर दिया, है ना। तो आंतरिक कारक में क्या आते हैं, आंतरिक कारक में पहला आता है वंशानुक्रम कारक, है ना। वंशानुक्रम में क्या होता है, बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में क्या होता है, जो बच्चे क्या होता है, जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित होते हैं, उसकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का क्या होता है, विकास अधिक होना स्वाभाविक है। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्वस्थ बच्चा जो दुबले पतले हैं वो क्या है, किसी ना किसी रूप से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। तो इन दोनों में शारीरिक डिफरेंस होगा तो उसकी विकास भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तीसरा क्या है, बुद्धि। तीसरा क्या है, बुद्धि। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जिस प्रकार क्या है, बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी क्या होता है, अधिक होता है। और वह बालक क्या होता है, अपने आप को परिवार में, समाज में, विद्यालय में अपने आप को किसी तरह से समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। वह अपने आप को किस तरीके से विद्यालय में, परिवार में, समाज में अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है, वह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, संवेगात्मक कारक। नेक्स्ट क्या है, संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक में क्या आएगा, संवेगात्मक कारक में बालक के संवेग मतलब
संवेग को इमोशन कहते हैं, है ना। संवेग या भाव एक ही हुआ। जो क्या होता है, जिस रूप में संवेग का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरीके से क्या करेगा, प्रभावित करेगा, है ना। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है तो उसमें क्या होगा, ईर्ष्या और वैमनस्यता की भावना अधिक होगी। तो ये भी क्या होगा, उसके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक प्रकृति, है ना। सामाजिक प्रकृति कहने का अर्थ यह है कि बालक जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से जो बालक अच्छे होते हैं, कुशल होते हैं, वे अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है ना। ये कौन सा था, ये हमारा था आंतरिक कारक। कौन सा कारक था, आंतरिक कारक था। अब नेक्स्ट हम सेकंड वाला क्या देखेंगे, बाह्य कारक देखेंगे। कौन सा कारक देखेंगे, बाह्य कारक देखेंगे। बाह्य कारक में क्या है, पहला पॉइंट क्या है, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वस्थ एवं परिवेश। इसमें क्या कहा जाता है कि गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है कि नहीं। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा दिया, जीवन की घटनाएं। अब जीवन की घटनाओं में क्या होता है, जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति क्या होगी, सही दिशा में होगी। यदि उसके साथ गलत बर्ताव हुआ है तो उसकी क्या होगी, विकास पर क्या होगा, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या होगा, भौतिक वातावरण मतलब कहने का यह है कि बालक का जन्म जिस परिवेश में हुआ है या वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, मतलब कहने का मतलब यह है कि उसकी सोसाइटी जैसी होगी, है ना, तो सोसाइटी के अनुरूप उसका विकास प्रभावित होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसा उसका समाज होगा या जैसी उसकी आर्थिक स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति के कारण भी क्या होता है, बच्चे का विकास प्रभावित होता है, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक स्थिति में जैसे अब गरीब परिवार का बच्चा है तो गरीब परिवार का बच्चा स्कूल नहीं अफोर्ड, गरीब लोग स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब वो स्कूल अफोर्ड, अच्छे स्कूल में नहीं जाएगा या उसे आर्थिक स्थिति से वो कमज़ोर है, वो किताबें नहीं खरीद पाता है, अच्छी कपड़ों को नहीं खरीद पाता है, तो इससे भी उसका क्या होगा, ये जो है विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। ये क्या है, इसके कारक हैं। बाह्य कारक और आंतरिक कारकों के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया। अब भाई हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं, बाल मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। बाल मनोविज्ञान है क्या, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है ना। इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। देखिए पॉइंट एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िएगा ध्यान से तो आपको ये समझ आएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से ये क्या था,
चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में था। अब इसका डेफिनेशन एक दो बंदों के अनुसार देख लेते हैं, मतलब एक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देख लेते हैं। क्रोएन क्रो ने क्या कहा था? क्रोएन क्रो ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है ना। इसी प्रकार से थॉमसन ने कहा था। थॉमसन ने क्या कहा था भाई? थॉमसन ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है ना। यदि उसे उचित रूप में समझा जाए तो उचित समय पर ढंग से विकास हो सके और बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। इस प्रकार हमने दो परिभाषाओं को देखा, बाल मनोविज्ञान के दो परिभाषाओं के बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, अब ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। अब छोटा सा है एक बचा हुआ, बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव विकास के समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं। बालकों की मनोस्थिति को हम यदि नहीं समझेंगे तो उसको हम गाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। जाहिर सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार में उसके कारणों के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसे के भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। इस प्रकार क्या हुआ? हमारा ये जो चैप्टर था बाल विकास के सिद्धांत, चैप्टर का नाम क्या था? बाल विकास के सिद्धांत। क्या नाम था चैप्टर का? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है ना। ये हमारा चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा अवधारणाओं के बारे में पढ़ा, बाल विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ा हमने, है ना। अवधारणा के बारे में पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा। सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि नहीं? दूसरा सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? इसका शैक्षिक महत्व पढ़ा। शैक्षिक महत्व पढ़ा। चौथा हमने क्या पढ़ा? कारक पढ़ा। पांचवा हमने क्या पढ़ा? इसका बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, है ना। बाल मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से हमारा बाल विकास के सिद्धांत का जो चैप्टर था ये खत्म होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, है ना। तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक मिलती रहे।